हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ISA स्टडी पॉइंट में। मैं हूं अजहर नज़ामी और आज हम लाए हैं आपके लिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th के बायोलॉजी का ये एक बहुत ही खास चैप्टर जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। बोर्ड के एग्जाम में साथ साथ नीट में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर का देखने को मिलता है नीट के एग्जाम में। तो 4 से 5 क्वेश्चन अपने आप में 20 मार्क्स का काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। तो इस चैप्टर को हम लोग समझते हुए चलेंगे। पहले भी हम लोग एक लेक्चर ले चुके हैं, तो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, कई सारी बातें कर चुके हैं। हम लोग आगे चलेंगे, उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं साथियों। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग जानेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में, यानी पूरा चैप्टर जो घूमेगा डीएनए और आरएनए के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। डीएनए साथियों, एफ मिस्चर ने डीएनए का खोज किया था और एफ मिस्चर ने इसका नाम जो है निकुलिन दिया था। इन्होंने पस पस सेल से जो है, पस मतलब घाव के सेल से जो है एफ मिस्चर ने डीएनए की खोज की। डीएनए जो है तो ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, शुगर होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। सारे डीएनए और सारे आरएनए जो भी बने होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में से नाइट्रोजनस बेसेस अगर देखा जाए तो नाइट्रोजनस बेसेस होता है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसाइन, थाइमिन, यूरेसिल। ये सारे नाइट्रोजनस बेसेस होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग आगे जो पढ़ेंगे ये कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस प्रकार से ये डीएनए या आरएनए बना हुआ होता है, किस प्रकार से नाइट्रोजनस बेसिस काम करता है और किस तरह से ये डीएनए आरएनए से जो है तो प्रोटीन बनता है और इनहेरिटेंस में मदद देता है। तो चलिए साथियों, आप अगर अभी तक इसका पहला पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर एक बार, नीचे लिंक दिया जाएगा, आपको जरूर एक बार लिंक के थ्रू से क्लिक करके आप देखें उस वीडियो को, जिसमें आप समझ पाएंगे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सारे केमिकल्स का जो नाइट्रोजन बेसेस है इनका जो है केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस प्रकार से बना हुआ है स्ट्रक्चरली। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे शुगर के विषय में कि शुगर कौन कौन सा है और डीएनए आरएनए में जो शुगर होता है वो किस प्रकार से होता है, कौन सा शुगर होता है। तो साथियों, डीएनए और आरएनए में जो है ना जनरली जो शुगर होता है, ये शुगर के बारे में अगर बात करेंगे किसमें, डीएनए या आरएनए के शुगर के बारे में, डीएनए या आरएनए के शुगर के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग, तो शुगर जो होता है ये जो शुगर होता है साथियों, ये शुगर 5 कार्बन का होता है। यानी शुगर जो होगा वो 5 कार्बन वाला होगा, 5 कार्बन वाला होगा। और 5 कार्बन वाला जब शुगर होगा तो उसको हम लोग नाम देंगे पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर होगा, यानी 5 कार्बन वाला शुगर होगा। डीएनए में क्या होगा, 5 कार्बन वाला शुगर होगा। देखिए साथियों, डीएनए जो बना होता है वो नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना होता है। ये नाइट्रोजनस बेसिस एक नाइट्रोजनस बेसिस दूसरे शुगर से मिला होता है और शुगर फिर एक फॉस्फेट ग्रुप से मिला होता है। ये हमने पिछले पिछले वीडियो में बात किया, इसके बारे में पिछले लेक्चर में बात किया। तो आज हम लोग शुगर को जानेंगे कि शुगर आखिर डीएनए में कौन सा शुगर होता है। तो ये 5 कार्बन का शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर जो डीएनए में मौजूद होता है उस वो कैसा होता है और आरएनए में मौजूद होता है वो कैसा होता है, इसको देखेंगे हम लोग अभी। आरएनए में मौजूद, देखिए साथियों, आरएनए में जो मौजूद होता है ना वो होता है राइबोज शुगर। राइबोज राइबोज शुगर। डीएनए में जो मौजूद होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए में होता है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है और आरएनए में केवल राइबोज शुगर होता है।
देखिए साथियों, स्ट्रक्चर बनाने के देखते हैं राइबोज शुगर का जो आरएनए में मौजूद होता है उसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कार्बन 1, ये पहला कार्बन हमने लिया, ये दूसरा कार्बन लिया C2, ये तीसरा कार्बन हमने लिया C3, ये चौथा कार्बन हमने लिया C4 और इधर की साइड एक पांचवा कार्बन हमने लिया C5 और फिर ये ऑक्सीजन से जोड़ दिया इस तरह से, ये इस तरह से ऑक्सीजन से जोड़ दिया। यहाँ पे H ग्रुप कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पे H ग्रुप और यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ दिया पहला कार्बन में। कार्बन के चारों वैलेंसी पूरी हो गई। सेकंड कार्बन में भी यही काम करेंगे, यहाँ पे H ग्रुप जोड़ देंगे और यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ देंगे। उसी तरह से जो है, उसी तरह से उसी तरह से ये थर्ड कार्बन में यहाँ पे OH ग्रुप और इधर की साइड H ग्रुप, ये इस तरह से वैलेंसी पूरा करता है। तो इस प्रकार से ये कार्बन वैलेंसी पूरा करता है। अगर अगर डिऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर देखें हम लोग, डिऑक्सी राइबोज शुगर का, तो वो किस प्रकार होगा चलिए देखते हैं। ये पहला कार्बन C1, ये दूसरा कार्बन C2, ये तीसरा कार्बन C3, ये चौथा कार्बन C4 और ये पांचवा कार्बन इस तरह से C5, ये C5 और ये C4 और C1 से इस तरह से बॉन्ड करके ऑक्सीजन। अब यहाँ जो देखेंगे तो यहाँ मिलेगा इसका डीएनए में, यहाँ मिलेगा H और OH ग्रुप से ये वैलेंसी पूरी करती है। यहाँ भी मिलेगा H और इधर होना चाहिए था OH, इधर होना चाहिए था क्या, OH, मगर ये ऑक्सीजन नहीं होगा साथियों, यहाँ पे केवल और केवल H होगा। इस एक ऑक्सीजन के हटने की वजह से इसका क्या नाम दिया हमने, डीऑक्सी। आप समझे साथियों, डीऑक्सी। एक ऑक्सीजन की यहाँ से एक ऑक्सीजन की हटने की वजह से हमने इसका नाम दिया डीऑक्सी। तो ये शुगर कैसा हो गया साथियों, ये शुगर हो गया डीऑक्सी राइबोज शुगर। हमने डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर यानी डीएनए में जो पाया जाता है वो कैसा शुगर पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। आरएनए में केवल और केवल राइबोज शुगर पाया जाता है। अब देखिए डीएनए में आखिर डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, इसका क्या फायदा है, और आरएनए में केवल राइबोज शुगर होता है, इसके क्या नुकसान हैं। साथियों, ऑक्सीजन जो होता है तो ऑक्सीजन में क्या होता है, लोन पेयर। ऑक्सीजन में होता है लोन पेयर और हाइड्रोजन में लोन पेयर, हाइड्रोजन में लोन पेयर नहीं होता है, ऑक्सीजन में लोन पेयर होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है साथियों, केवल ऑक्सीजन के प्लेस में हाइड्रोजन आ गया है, इसीलिए ऑक्सीजन हट गया। अच्छा, ऑक्सीजन में अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर है तो कैसा होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। लोन पेयर है तो ये नेगेटिवली चार्ज, अच्छा यहाँ पे कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। साथियों, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में चार्ज आ जाता है, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर चार्ज आ जाता है तो उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी घट जाती है या बढ़ जाती है, आप सोचकर बताएं उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी कैसी होगी। साथ ही साथ अगर आप ये देखें कि घर की भाषा में अगर देखें तो अगर चार्ज आता है किसी मॉलिक्यूल पे, तो चार्ज आने के बाद स्टेबिलिटी कैसा होगा, बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। यानी यानी स्टेबिलिटी घट जाएगा, चार्ज आने के बाद स्टेबिलिटी घट जाएगा, चार्ज आने के बाद स्टेबिलिटी घट जाएगा। चार्ज जैसे ही डेवलप हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो स्टेबिलिटी उसका घट जाएगा, यानी स्टेबिलिटी। अब साथियों अगर देखें तो डिऑक्सी राइबोज शुगर को देखें तो डिऑक्सी राइबोज शुगर में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है यानी लोन पेयर, ऑक्सीजन अब्सेंट, ऑक्सीजन कैसा है, अब्सेंट। ऑक्सीजन अब्सेंट है तो क्या लोन पेयर, लोन पेयर होगा, लोन पेयर भी अब्सेंट। लोन पेयर जब अब्सेंट है तो क्या होगा, रिएक्टिविटी घट जाएगी,
रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी इसकी घट जाएगी, और रिएक्टिविटी घटते के साथ साथ क्या होगा, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी डिऑक्सीराइबोज शुगर की वजह से डीएनए की स्टेबिलिटी कैसा हो रहा है, स्टेबिलिटी डीएनए की बढ़ जा रही है। किसके मुकाबले, आरएनए के मुकाबले डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आरएनए के मुकाबले डीएनए की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। एक ऑक्सीजन अब्सेंट होने की वजह से लोन पेयर नहीं होता है। लोन पेयर नहीं होने की वजह से रिएक्टिविटी घट जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये होता है। चलिए तो देखते हैं अब अगला फॉस्फेट ग्रुप के बारे में, कि फॉस्फेट ग्रुप आखिर कैसे बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप किस प्रकार से डीएनए में जुड़ा होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फॉस्फेट ग्रुप अगर साथियों देखा जाए, फॉस्फेट ग्रुप जो आता है ये आता है H3PO4 से। ये आता है H3PO4 से, यानी फॉस्फोरिक एसिड से। इसको क्या कहेंगे, फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फोरस आता है। और ये फॉस्फोरिक एसिड है तो कैसा होगा, डी, ये फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड से आया किस पे, डीएनए पे। डीएनए पे और किस पे, आरएनए पे। आरएनए पे, डीएनए और आरएनए पे फॉस्फोरस आया कहाँ से, फॉस्फोरिक एसिड से। ये कैसा हुआ, एसिडिक। एसिडिक एसिडिक हो गया। तो इसी वजह से, एसिडिक होने की वजह से डीएनए कैसा हुआ, नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। डीएनए कैसा हुआ, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। यहाँ से साथियों, यहाँ से कई बार सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए आपको ये पॉइंट काफी अच्छे से याद रखना है कि डीएनए और आरएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और वो नेगेटिवली चार्ज्ड H3PO4 की वजह से होता है, यानी फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। H3PO4 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से, फॉस्फोरस सेंट्रल एलिमेंट होता है, बीच में होता है, और ये दो डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है इधर से, और इधर OH ग्रुप जुड़ा होता है, और इधर भी OH ग्रुप जुड़ा होता है, और नीचे की तरफ इधर से OH ग्रुप जुड़ा होता है। अब देखें H3PO4 आ जाएगा, एक H, दो H और तीन H और चार ऑक्सीजन, यानी H3PO4 का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग अगला देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट किस प्रकार से जुड़ा होता है। देखिए साथियों, एक नाइट्रोजनस बेस, मान लिया कि ये कोई नाइट्रोजनस बेस है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, कुछ भी ये हो सकता है, नाइट्रोजनस बेस है। ये नाइट्रोजनस बेस इस प्रकार से, यहाँ मान लीजिए शुगर C1, C2, C3, C4 और C5, ये शुगर के C1 कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजनस बेस। और ये C5, ये जो C5 कार्बन है, पांचवा कार्बन है शुगर का, इस शुगर के पांचवें कार्बन से, देखिए साथियों, इस शुगर के पांचवें कार्बन से इस प्रकार से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर, ये दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस और शुगर को मिला दें तो क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और अगर ये नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों को आपस में मिला दें तो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। यहाँ क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ न्यूक्लियोटाइड बनेगा।
तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर किसी इसी चैप्टर के अगले बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहें आईएसए स्टडी पॉइंट में, और साथ ही साथ अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों यारों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी आसानी हो इस चैप्टर को समझने में, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 12th के लिए काफ़ी टफ पड़ जाता है और इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपको बिल्कुल इसी चैनल के माध्यम से आपको A to Z सारा लेक्चर दिया जाएगा, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। बहुत शुक्रिया।